Hello everyone, welcome back to my channel. So now in this video we are going to do about some new classical theories of international trade. In our previous video we have done about classical theories of international trade. Now we will do some new classical. तो न्यू क्लासिकल में सिर्फ टू थ्योरीज है इंटरनेशनल ट्रेड की, विच इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बाय जी हावर्लर एंड सेकेंड इज थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड बाय जे एस मिल. तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. तो सबसे पहले हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ेंगे. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसने आपको दिख रहा है जी हावर्लर ने दी थी. और ये होते क्या है, अब ये इन्होंने जी हावर्लर ने क्या करा कि जो डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी थी जो हम लोग ने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ी अपने, उसी को उन्होंने कंपैरेटिव कॉस्ट को उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर दिया. उसी थ्योरी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में एक्सप्लेन करा है जी हावर्लर ने. It has attempted to restate the comparative cost in terms of opportunity cost. He demonstrated that the doctrine of comparative cost can hold valid even if the labor theory of value is discarded. मीन्स कि जो लेबर थ्योरी वैल्यू है वो अगर कंपैरेटिव कॉस्ट से अलग हो भी गई तो भी जो अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी वो वैलिड रहेगी, वो डिस्कार्ड नहीं होगी. अभी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू क्या है? लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू वो थ्योरी है जिसमें जो जिसमें कमोडिटी की वैल्यू डिफाइन होती है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लेबर या लेबर के टर्म्स में. क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो सिर्फ जो एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर करते थे वो था लेबर. तो वो कहते थे कि जितने भी कमोडिटीज़ हैं वो डिफाइन हो रही है सिर्फ इन टर्म्स ऑफ लेबर में, क्योंकि लेबर से प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी को बोलते हैं लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू. लेकिन जी हावर्लर ने क्या कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कि अगर लेबर थ्योरी डिस्कार्ड भी होगी, हट भी गई, तो भी कंपैरेटिव कॉस्ट वैलिड रहेगी. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब यहाँ पर हम एक चीज़ को सैक्रिफाइस करके किसी दूसरी चीज़ को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्योंकि ये थ्योरीज डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अंडर डेवलप कंट्रीज़ में ये वैलिड होती हैं, के लिए बनाई जाती हैं. और हम लोग को पता है कि एक अनडेवलप या लेस डेवलप कंट्रीज़ में जो रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम होते हैं और उनके यूजेस बहुत से होते हैं. तो उन्हीं कम रिसोर्सेज से हर चीज़ तो बनाना पॉसिबल नहीं है. तो कुछ ना कुछ को किसी न किसी कमोडिटीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है. तो वो वाले कमोडिटी को छोड़ के जो लेस इंपॉर्टेंट है उनको सेक्रीफाइस करके वो वाले कमोडिटीज़ को ज़्यादा बना लेना जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो उसी चीज़ को बोला गया है, जो चीज़ सेक्रीफाइस हो रही है उसी वो बन जाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. If an additional unit of one commodity has to be produced, the productive resources are to be diverted from the production of some other commodity to the given commodity. मीन्स जब कोई एक कमोडिटी और एडिशनल या एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होनी हो तो रिसोर्सेज किसी और कमोडिटी से डाइवर्ट करके उस एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में लगाए जाएंगे. तो उसी को बोला गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और हम लोग को जैसे कि इसी थ्योरी के असम्पशंस देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट असम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये लोग ये न्यू क्लासिकल है और क्लासिकल मीन्स क्लासिकल की तरह है ऑलमोस्ट, क्योंकि क्लासिकल भी फुल एम्प्लॉयमेंट मानते थे तो ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट मानते थे. फिर सेकंड असम्पशन है परफेक्ट कॉम्पिटिशन एग्जिस्ट, क्योंकि सारे वही क्लासिकल वाले असम्पशन अप्लाई हो जाएंगे. थर्ड है जो प्राइस है वो इक्वल होगा मार्जिनल कॉस्ट के. फोर्थ असम्पशन है प्राइस ऑफ ईच फैक्टर इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. मीन जितना भी वर्कर्स या लेबर्स काम कर रहे हैं उसी उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसी के बराबर वो प्राइस ही होगा उनका. सप्लाई ऑफ फैक्टर इज़ फिक्स्ड, मतलब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लैंड, लेबर, कैपिटल, तो उन पर जितने भी प्राइसेस होगा वो सब सेम ही रहेगा. स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गिवन है और टू कंट्रीज है, उन्हीं के बीच में ट्रेड हो रहा है. सपोज ए एंड बी और इंडिया और अमेरिका, उन्हीं के बीच में ट्रेडिंग हो रही है, बाय एंड सेलिंग. ईच कंट्री प्रोड्यूसेस टू कमोडिटी, और हर कंट्री दो कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस कर रही है. और ईच कंट्री हैज़ टू प्रोडक्टिव फैक्टर्स. कैपिटल लेबर में जो फैक्टर प्रोडक्शन है सिर्फ दो लिए इन्होंने. जो क्लास करते हैं उसे लेबर लेते थे, लेकिन जो न्यू क्लास है उन्होंने लेबर के साथ उन्होंने कैपिटल भी लिया है. नेक्स्ट असम्पशन इज परफेक्ट मोबिलिटी विद इन ईच कंट्री. मतलब परफेक्ट मोबिलिटी विद इन ईच कंट्री में मीन्स जो दो कंट्रीज़ में इन्वॉल्व है तो उसके जो आपस में जो रिसोर्सेज हैं जैसे लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, तो विद इन एक कंट्री में मोबाइल है. मतलब अगर इंडिया और अमेरिका है तो जो इंडिया के जो लेबर्स है वो
अमेरिका तो नहीं शिफ्ट हो सकते, लेकिन विद इन उसी कंट्री में, इंडिया में ही मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। नेक्स्ट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है परफेक्ट इमोबाइल बिटवीन 2 कंट्रीज। भाई जो विद इन कंट्री तो मूवेबल है, लेकिन आउटसाइड कंट्री वो इमूवेबल है। नीड ऑफ 2 कंट्रीज इम्पोजेज एनी रिस्ट्रिक्शन अपॉन इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब कोई भी ट्रेड करने पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या हर्डल नहीं है, मतलब ट्रेड कभी भी हो सकता है। Now last line is Haberler reused comparative cost in terms of opportunity cost, means जी Haberler ने ही comparative cost दी हुई रिगार्डो की comparative cost को एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी यूज़ करा, मीन्स एक चीज़ को सेक्रीफाइस करना दूसरी चीज़ के लिए। तो उन्होंने सैमुएलसन ने उसको पीपीसी के थ्रू उसको शो करा था, मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। Now next theory is theory of reciprocal demand which is given by J.S. Mill। अब जो रेसिप्रोकल डिमांड जो जेएसमी ने दी थी, इन्होंने बोला था कि जितने भी सब डेविड रिकार्डो थे और जी हाँ बर्नल थे, ये लोग जो ट्रेड की बात करते थे, जो ट्रेड होता है कंट्रीज़ के बीच में, वो लोग बात करते थे कि सप्लाई के एस्पेक्ट्स होता है, मीन्स ताकि हर कंट्री में कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, फिर उस हिसाब से ट्रेड हो जाता है। लेकिन फिर जेएसमी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि सप्लाई के साथ सिर्फ नहीं होता है, मीन्स बल्कि एक कंट्री में उस कमोडिटीज़ के लिए कितनी डिमांड है उसके बेसिस पे ट्रेड होता है। तो मीन्स ये ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जीएस में कि उन्होंने ऐसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने डिमांड साइड से, डिमांड व्यू से या कंज्यूमर के व्यू से ट्रेड का बताया था, वरना क्योंकि बाकी क्लासिकल न्यू क्लासिकल सिर्फ सप्लाई साइड से देखते थे, और ये जीएस में ऐसे थे जो सिर्फ जिन्होंने डिमांड साइड से भी देखा और बोला कि कितनी डिमांड होती है एक कंट्री में, उस हिसाब से फिर ट्रेड करा जाता है। According to him, according to J.S. Mill, actual ratio at which commodities are transacted between 2 countries depend crucially upon strength and elasticity of each country's demand for product and other or reciprocal demand। मीन्स एक कंट्री में कमोडिटीज की डिमांड कैसी है उस हिसाब से फिर ट्रेड होता है। तो जेएस मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड को ऑफर कर्व के थ्रू बताया है, वो हम लोग अब पढ़ेंगे कर्व कैसा होता है। तो जो ऑफर कर्व है उसी को रेसिप्रोकल डिमांड कर्व इन्होंने जेएस मिल ने बोला है। द कंसेप्ट ऑफ ऑफर कर्व सबसे पहले जो दिया था वो मार्शल और एजवर्ट ने दिया था। मिल ने इसको फिर से रिकार्डो को कि कंपैरेटिव कॉस्ट को ठीक से यूज़ करते हुए करा। जो ऑफर कर्व है उसी को हम लोग रेसिप्रोकल डिमांड बोलते हैं। तो जो जेएस मिल थे उन्होंने बोला था कि जो ट्रेड होता है वो सिर्फ सप्लाई के साइड को देखते हुए नहीं होता, वो हर एक कंट्री में कितनी डिमांड है उस कमोडिटी के लिए उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो जो भी कंट्री ट्रेड कर रही है तो जो डिमांड होनी चाहिए वो इनइलास्टिक होनी चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे कि अब इंडिया है, अब उसे एक्सपोर्ट करना है, मीन्स सेल करना है दूसरे कंट्री में कमोडिटीज़ को, तो जो दूसरी कंट्री में जैसे अमेरिका है, ये अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रही है कुछ कमोडिटी, तो जो अमेरिका में जो डिमांड है उस कमोडिटी के लिए जो इंडिया सेल कर रही है अमेरिका को, वो इनइलास्टिक होनी चाहिए, क्योंकि जब इनइलास्टिक होगी तो सब्स्टिट्यूट्स कम होंगे, उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो तभी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल रहेगा उस केस में, क्योंकि प्राइसेस वो पे करने को उतने ही ज़्यादा तैयार होंगे अमेरिका। लेकिन अगर सब्सिट्यूट्स वहाँ अब जब अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली तो जब वहाँ सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो वो लोग अमेरिका वाले क्यों डिमांड करेंगे इंडिया की, जब वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो उस केस में जब अब इलास्टिक होगी, मेरे सब्सिट्यूट्स अवेलेबल रहेंगे, तो फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहेंगे, क्योंकि कम प्राइसेस मिलेंगे, क्योंकि डिमांड कम रहेगी, क्योंकि वो लोग वहीं पर कंजप्शन कर लेंगे अपना डोमेस्टिक कंजप्शन। इसलिए जो एक्सपोर्ट करने टाइम ये देखना चाहिए कि डिमांड वहाँ पे कितनी अवेलेबल है। अगर ज़्यादा है मीन्स वहाँ पे इनइलास्टिक है तो फिर फेवरेबल रहेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर इलास्टिक है तो फिर अनफेवरेबल रहेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो जेएस मिल ने ऑफर करो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करा, एज यू कैन सी दिस वन इज, ये वाली लाइन है ये ऑफर कर्व है बी का, दूसरी सेकंड कंट्री का अमेरिका कह लें, और इस वाली जो ये वाला कर्व है ये ऑफर कर्व है कंट्री ए का, इसको हम लोग कंट्री ए को इंडिया ले लेते हैं, कंट्री बी को अमेरिका ले लेते हैं। तो दिस वन इज़ ऑफर कर्व फॉर अमेरिका एंड दिस वन इज़ ऑफर कर्व फॉर इंडिया।
और ये लोग इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रहे हैं वहीं पर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफाइन होगा। टर्म्स ऑफ ट्रेड मीन्स वहाँ के प्राइसेस डिटरमाइन होगी, मीन्स उसी प्राइसेस पे वो दोनों कंट्रीज इंडिया अमेरिका ट्रेड करेंगी, मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगी। तो जो पॉइंट सी टू क्यू है ये वाला पॉइंट कंट्री एक का इंपोर्ट वाला है, मीन्स इतना कंट्री ए जो इंडिया थी वो इंपोर्ट करेगी, और ओ टू क्यू मीन्स इतना कंट्री ए एक्सपोर्ट करेगी, मीन्स ओ टू क्यू इतना वो सेल करेगी और इतना ये वाला पॉइंट इतना वो बाय करेगी, वो भी इस वाले टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करे तो यहीं पर प्राइसेस को डिटरमाइन होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो ऑफर कर्व है वो शिफ्ट होता है तो क्या अफेक्ट पड़ता है ट्रेड पे। मीन्स ऑफर कर्व दो तरह से शिफ्ट हो सकते हैं, एक तो वो राइट साइड शिफ्ट होगा, एज यू कैन सी ए से A1 मीन्स राइट साइड, या फिर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा विच इज़ A से A2। तो जब जो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होते हैं तो उससे क्या अफेक्ट पड़ता है वो ट्रेड पे। और हाँ, अभी हम लोग होम कंट्री जो अपनी इंडिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसी के बेस पे अभी हम लोग देख रहे हैं। और जो अगर होम कंट्री के बेस पे देखें तो होम कंट्री कौन सी थी, ए थी, विच इज़ इंडिया, हम लोगों ने अज्यूम करा था। तो क्या है कि अगर इंडिया में किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो उसका इम्पोर्ट इंक्रीज़ होगा, मीन्स इंडिया को इम्पोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इस केस में जो ऑफर कर वो राइट साइड शिफ्ट होगा, मीन्स ए से A1 पे जाएगा। याद रखना, होम कंट्री के केस में अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो कंट्री को ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो ऑफर का राइट साइड शिफ्ट होगा, मीन्स A टू A1 पे। और मीन्स जब इंपोर्ट इंक्रीज हुआ तो जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो इंक्रीज होगा। वॉल्यूम मीन्स जो क्वांटिटी है ट्रेड की वो इंक्रीज हुई। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है और जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑलवेज नेगेटिव रिलेशनशिप। जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब कम होगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा। तो अभी इंडिया में कमोडिटी के लिए डिमांड इंक्रीज हुई है, तो इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करेगा दूसरी कंट्री से, अमेरिका या किसी और कंट्री से इंपोर्ट करेगा, तो उस केस में ऑफर का राइट साइड शिफ्ट होगा ए से A1 पे। और इस केस में वॉल्यूम है मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ ट्रेड है वो तो इंक्रीज होगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड फिर वो डिक्रीज हो जाएंगे, मीन्स जो ट्रेड है वो अनफेवरेबल होगा। नेक्स्ट है, अगर हम लोग देखते हैं कि जो हमारी होम कंट्री है इंडिया, उसकी कमोडिटी की डिमांड किसी दूसरी कंट्री में राइज होती है, मीन्स इंडिया अमेरिका है, जो इंडिया की कमोडिटी के लिए डिमांड अमेरिका में इंक्रीज होती है तो मीन्स हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। जब एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो उस केस में जो ऑफर कर पे वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा A से A2 पे। और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है मीन्स जो क्वांटिटी है, अब क्वांटिटी तो कम हो जाएगी क्योंकि हम लोग यहाँ पे बाय नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। हम लोग को अमाउंट, हम लोग को मॉनेटरी वैल्यू हम लोग को मिलेगी हम लोग सेल करने पे। तो यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इम्प्रूव होगा, प्राइसेस क्योंकि हम लोग को मिलेंगे ना, और जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो कम होगा, तो यहाँ पे ट्रेड फेवरेबल रहेगा। और हाँ, ये एक और चीज़ याद रखना कि जब ऑफर कब A से A1 पे मीन जब राइट साइड शिफ्ट हो रहा था, राइट साइड कब शिफ्ट हो रहा था, जब हम लोग जब हमारी कंट्री होम कंट्री इंपोर्ट कर रही थी, और वो इंपोर्ट कब करेगी जब दूसरी कंट्री में सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, मीन्स डिमांड मोर इलास्टिक होगी तब। और जब एक्सपोर्ट कर रही होगी तो उसके लिए लेस इलास्टिक होनी चाहिए। तो ये था न्यू क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आई होप आपको ये समझ आए हो अच्छे से। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। If you find this video useful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this.